इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज जो हमको देखना है वाकाटक राजवंश और इसी की एक सीमा है वासीम शाखा के वाकाटक, और दूसरा देखना हमके पुष्यभूति वंश, इसी को कहते हैं वर्धन वंश। जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स और आपको बताना चाहेंगे आज ही के दिन बीपीएससी एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रही है। आज है 4 जनवरी, ठीक है। और आज दिवस की बात करें तो ब्रेल लिपि डे है आज, ठीक है। बात करेंगे इसके बारे में और क्या क्वेश्चन आपसे बनता है उसके बारे में, ठीक है। बताना चाहेंगे सबको पता है कि पटना में अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज ही की डेट में एग्जाम है जो 22 सेंटर पर कंडक्ट किया जा रहा है। देखते होता क्या है और अंतिम फैसला क्या देती है। 10 बजे तक वेट करेंगे, अगर सर्वर पर कोई अपडेट आया होगा तो हम आपको जरूर देंगे। देखते हैं यहाँ से और जानते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले मैंने गुप्त पढ़ाया था आपको, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जाकर के देखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। और देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स क्या क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए वाकाटक राजवंश बात करें तो ये दक्षिण भारत का वंश है, ठीक है, जो दक्षिण भारत में राज किया था जब सातवाहन खत्म हो गए थे तब। यानी कहीं ना कहीं ये जो वाकाटक वंश है सातवाहन के ना अंदर काम करते थे, ठीक है, सातवाहन के अंदर काम करते थे और उनके एक तरह से कहे ना कि राज्य में सेवा करने वाले थे। और जब सातवाहन खत्म हो गया तो वाकाटक का उदय हुआ। देखिए वाकाटक राजवंश का संस्थापक ना 255 ईस्वी के लगभग बिंद शक्ति नामक एक व्यक्ति ने किया था। तो यहाँ से पहला प्रश्न बचेगा आपको, यहाँ से पहला प्रश्न आपको बनेगा कि वाकाटक के संस्थापक कौन है। तो बिंद शक्ति याद रहेगा ना, थोड़ा जोर से बोलिएगा। वाकाटक के संस्थापक, इसके पूर्वज ना सातवाहन के अधीन ना बरार विदर्भ में ना स्थानीय शासन थे। तो यहाँ पे लिख दिया ना कि ये सातवाहन के अंदर ना अंतर्गत थोड़ा सा एक छोटा सा एक जगह है विदर्भ, वहां पे ना राज चलाते थे, ठीक है। और जब सातवाहन खत्म हो गया तो ये इसका राज आ गया, ठीक है। कहते हैं बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र ना परवरसेन, इसका नाम याद रखिएगा, परवरसेन, जिसका कार्यकाल है 275 से 335 ईस्वी, ठीक है, शासक हुआ। यानी बिंद शक्ति के बाद उसका पुत्र परवरसेन। तो पूछेगा परवरसेन किसका पुत्र है, बिंद शक्ति का, या पूछेगा परवरसेन का संबंध किससे है, वाकाटक राजवंश से। वाकाटक वंश का एक अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि दी। इससे पहले ना कोई सम्राट की उपाधि नहीं लिया था वाकाटक में, यही परवरसेन पहला व्यक्ति था जो सम्राट की उपाधि लिया। समझ में आया। कहता है पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। पुराण के बारे में पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, 18 गो है, ठीक है। तो उसी पुराण में ना इसके बारे में चर्चा किया गया है, बताया गया है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितना? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राजा था जो अपने समय में 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो क्या होगा, परवरसेन। परवरसेन क्या होगा, परवरसेन। कहता परवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में बट गया। एक शाखा आपका वसीम शाखा हो गया जिसको वाकाटक बोलते, वकीम शाखा का वाकाटक, और एगो वाकाटक का है, ठीक है। तो जब ई खत्म हुआ इसके बाद 2 शाखा हो गया, ठीक है, 2 डिवाइड हो गया अलग अलग, ठीक है। समझ में आया ना। तो अब आगे कहता है प्रधान शाखा और प्रधान शाखा तथा वासीम शाखा, जिसको ना बस गुल्लम कहते हैं, ठीक है। यानी एक हो गया प्रधान शाखा, दूसरा आपका वासीम। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया, ठीक है, दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। कहता प्रधान शाखा के प्रमुख राजा थे रुद्रसेन प्रथम, उसके बाद प्रभावती, गुप्ता का संरक्षण, यानी जब कोई राजा नहीं था ना योग, तो प्रभावती एक महिला है जो ना राजपाट संभाली थी, ठीक है। उसके बाद परवरसेन द्वितीय, उसके बाद नरेंद्र सेन, उसके बाद पृथ्वी सेन द्वितीय, ठीक है। ये सब प्रधान शाखा के कुछ राजा हुए महत्वपूर्ण, ठीक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती, उधर चंद्रगुप्त द्वितीय जो पढ़े हैं जिसके दरबार में 9 गो रहते थे महान व्यक्ति, जिसमें से सबसे पहला था कालिदास, ठीक है। तो उसी की बेटी। अब देखिए कहता गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री माने की बेटी, जिसका नाम है प्रभावती गुप्त। क्या नाम है, प्रभावती गुप्त। यानी ये यहाँ से गुप्त वाला ना शादी करता है वाकाटक वाला से, ठीक है। प्रभावती गुप्त का विवाह ना वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। मतलब कि यहाँ की गुप्त की बेटी और वाकाटक के बेटा से शादी किया था, ठीक है। वाकाटक का राज गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था, यानी एक तरफ गुप्त और एक तरफ शक और बीच में वाकाटक, ठीक है। राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था, यानी राज्य को जीतने के लिए राज्य नहीं करेंगे, मिल बांट के रहेंगे, ठीक है। अपना बेटी को वहां दे दिया तो अपना बेटी के पति को थोड़ी ना मारेगा, नहीं मारेगा, ठीक है। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई क्योंकि उसके ना 2 पुत्र थे, एक है दिवाकर सेन और दूसरा दामोदर सेन, ठीक है। वो ना छोटे थे, अवयस्क, 18 साल से कम वाला के अवयस्क कहते हैं ना, 18 साल से ऊपर हो गया, वयस्क हो गया, अवयस्क थे। अतः उसकी मम्मी, उसका नाम है प्रभावती गुप्ता। क्या नाम है, प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यानी कि बेटा छोटा छोटा है तो मम्मी ना खुद से राजपाट संभाल रही है, लेकिन नाम रख ले बेटवे के कि बेटवे राजा है, लेकिन खुद संभाल रही है, ठीक है। कहता है उसके बाद
यह काल वकाटक गुप्त संबंध का ना स्वर्ण काल था। वकाटक और गुप्त का ना स्वर्ण काल था कि कोई एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करता था, मदद करता था। ठीक है, कहता प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसकी ना कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन, कनिष्ठ माने कि छोटा, दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से ना गद्दी पर बैठा। जब वो राजा बना तो वो अपने आप को नाम रख दिया प्रवर सेन द्वितीय। क्या रख दिया? प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, कहता पृथ्वी सेन द्वितीय वकाटक की न प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। मतलब कि अब प्रधान शाखा का अंतिम शासक हो गया पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक है, इसके बाद उसका ना राज वासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। आपको पता है कि 2 पार्ट है, अब राज चला जाएगा हरिसेन के हाथ में और ये वासिम शाखा से राजा बने थे। ठीक है, अब कुछ वसीम शाखा के बारे में देख लीजिए। ठीक है, वसीम शाखा के वकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सूरसेन ने की थी। उसने बसगुल्लम, हाँ सर्वसेन ने किया था। उसने बसगुल्लम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। एक जगह का नाम है बसगुल्लम। ठीक है, बसगुल्लम महाराष्ट्र के अकोला जिले में आता है, जिसका नाम आधुनिक नाम वासिम में स्थित है। क्या है? वासिम, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। समझ गए? कहता वासिम शाखा के प्रमुख राजा थे सूरसेन, बिंदुशक्ति द्वितीय, उसके बाद है प्रवरसेन द्वितीय, उसके बाद हरिसेन। ये महत्वपूर्ण राजा है जो वासिम शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद हरिसेन वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ, यानी शासक हुआ। ठीक है, हरिसेन, क्योंकि हरिसेन ही ना बकाटक के प्रधान शाखा के बाद आया था। ठीक है, यह बकाटक वंश का ना अंतिम ज्ञात शासक था। ज्ञात मतलब जिसके बारे में लोग जानते हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यही हुआ ज्ञात शासक। बकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध, किताब का नाम है सेतुबंध, की रचना की। तो आपको पूछेगा सेतुबंध के लेखक कौन है? तो प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय कौन भाषा में है? मराठी। तो यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा सेतुबंध के रचनाकार कौन है? प्रवरसेन द्वितीय, और ये मराठी भाषा में। ठीक है, तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की। यानी एक और पुस्तक है जिसका नाम है हरिविजय, इसके लेखक है सर्वसेन। ठीक है, 2 किताब के बारे में याद रखें, परीक्षा में पूछता है यहाँ से। ठीक है, संस्कृत की वैदर्भिक शैली का पूर्ण विकास वकाटक नरेश के दरबार में हुआ। यानी संस्कृत की एक शैली है जो है वैदर्भिक शैली। क्या है? वैदर्भिक शैली। और कहाँ हुआ? बकाटक के समय में ही। ठीक है, कुछ विद्वान का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास, देखिए कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे से, ठीक है, कालिदास ने कुछ समय के लिए ना प्रवरसेन द्वितीय के ना राजसभा में निवास किया था। अब जब कहीं आप जाइएगा तो वहां रुकवे ना करिएगा। तो जब कालिदास जब वहां गए थे ना तो इसके दरबार में रुके थे, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, वहां उन्होंने उसके सेतुबंध, यानी कि जो उसका किताब था ना सेतुबंध, जो किताब लिखा सेतुबंध प्रवरसेन, उसको ना काट छाट किए थे, उसको कहते संपादन। ठीक है, कौन किया था? कालिदास। कौन किया था? कालिदास। तो कहता है कि वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का ना संशोधन किया था ना वैदर्भिक शैली में अपना काव्य मेघदूतम लिखा। यानी मेघदूतम के लेखक है कालिदास, मेघदूतम के लेखक है कालिदास। लेकिन कहता है प्रवरसेन के दरबार में जाकर लिखे थे। कहाँ लिखे थे? हो सकता है इतिहास में लिखा हुआ तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, कि मेघदूतम की रचना कालिदास ने किसके दरबार में किया था? प्रवरसेन द्वितीय के समय में। ठीक है, यानी कि वहां पे गए थे तो वो जब किताब लिख रहा था ना तो किताब का ना, अरे तुम्हारे यहाँ कोई आएगा, तुम्हारे सर जी आएंगे तो तुम मैथ बना रही है तो दिखाएगी ना सर जी देखिए तो कहाँ गलती है, तो गलती सलती छांट के बता ना देंगे। तो कालिदास जब वहां गए थे ना तो वो लिख रहा था सेतुबंध। ठीक है, तक सेतुबंध लिख रहा था तो देखा है कि देखो तो यहाँ पे कुछ है तो बता दिए कि यहाँ ये गलत है। मतलब संपादन करना, एडिटिंग करना होता है संपादन करने का काम। ठीक है, तो संपादन किए थे। ठीक है, और उसी के दरबार में लिखे थे मेघदूतम। बहुत पूछता है क्वेश्चन, मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है, वकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, यानी कि ब्राह्मण धर्म को ये मानते थे। वे विष्णु और शिव के उपासक थे। समझ रहा है ना, विष्णु और शिव के पूजा करते थे। वकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ से प्रश्न पूछता है नचना मंदिर का निर्माण कौन करवाया? व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव कौन था? पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत थे। पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत थे। ठीक है, अजंता का 16वां पता है जिसमें मरनासन राजकुमारी का है। ठीक है, 16वां है मरनासन राजकुमारी और 17वां में है बौद्ध के ना अलग अलग जीवन का चित्रण। ठीक है, इसको चित्रशाला कहते हैं। ठीक है, तो अजंता का 16वां, 17वां और 19वां गुहा ना ये वकाटक शासक ने बनवाया था। ठीक है, यानी वकाटक के समय में ये तीनों का निर्माण हुआ था। समझ में आया? तो यहाँ से प्रश्न बना है, आपसे भी पूछेगा कि अजंता के 16वां गुफा का निर्माण किसने करवाया? तो 16वां पूछे, 17वां पूछे, 19वां पूछे, इसे वकाटक के समय में हुआ। क्लियर यहाँ तक?
तो इस तरह से ना आपका ना ये वकाटा खत्म हो गया, ठीक है। अब वासिम शाखा भी खत्म हो गया। अब देखते हैं पुष्य वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश, इसको वर्धन वंश कहते हैं। यहाँ से क्या आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण है आपको बोल दिया, जो पूछा गया वो भी बोल दिया है, और जो पूछा जाएगा आपको उसके बारे में भी बता दिया, ठीक है। अब देखिए पुष्यभूति वंश के बारे में यानी वर्धन वंश के बारे में आप जानते हैं यहाँ से क्या आपके लिए प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आपको बताना चाहे गुप्त वंश के पतन के बाद, देखिए ये गुप्त के अंतर्गत था, ठीक है। यानी इसका ये जो है ये पुष्यभूति वंश गुप्त के अंतर्गत ना छोटा सा शासक रहा हुआ, गुप्त खत्म हो गया तो इसका राज आया, ठीक है। जैसे कि ई देखे थे अभी सातवाहन के अंतर्गत था, ठीक है। तो देखिए कहता है गुप्त वंश के पतन के बाद जिस नए राजवंशों का उदय हुआ उसमें था मैत्र, माने कई सारा राजवंश आया, जैसे मैत्रक, मौखरी, उसका पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इस राजाओं में पुष्यभूति वंश शासकों में सबसे अधिक विशाल और शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। तो अभी पढ़ रहे हैं पुष्यभूति, और जितने भी बने ना उसमें सबसे शक्तिशाली यही था, ठीक है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। परीक्षा में 1 नंबर यहाँ से मिल जाए आपको, पूछेगा पुष्यभूति के संस्थापक कौन है, तो पुष्यभूति, ठीक है। इसकी ना राजधानी थानेश्वर, ये नोट कीजिए, बहुत पूछता है। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ, थानेश्वर। ये परीक्षा में पूछा है, आपसे भी पूछेगा, याद रखिए। कोई भी एग्जाम बैठिए ये क्वेश्चन जरूर पड़ता है, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ था, आगे चल के हो जाएगा कन्नौज, ठीक है, जब हर्षवर्धन जीत लेगा तब, ठीक है। कहता है ये जो थानेश्वर है ना हरियाणा प्रांत के क्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे याद है ना महाभारत के युद्ध चला था, कितना दिन, 18 दिन, हाँ वही कुरुक्षेत्र क्षेत्र में है, ठीक है, जिसको वर्तमान में थानेश्वर कहते हैं, ठीक है। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पुष्यभूति वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन है, तो प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन यानी पुष्यभूति वंश के स्थापना कौन किया, पुष्यभूति, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र कौन करवाया, प्रभाकर वर्धन, याद रहेगा ना, प्रभाकर वर्धन। तो यहाँ से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। यानी प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाधीराज उपाधि लिया था, ठीक है। परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था, प्रभाकर वर्धन, याद रहेगा ना, प्रभाकर वर्धन। जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, क्या नाम है, यशोमती के 2 पुत्र थे, एक है राजवर्धन और एक है हर्षवर्धन, एक है राजवर्धन एक हर्षवर्धन, ठीक है। और एक उसकी कन्या थी जिसका नाम था राजश्री, क्या नाम है, राजश्री। अब देखिए क्या होगा राजश्री को, राजश्री का विवाह न कन्नौज के मौखली राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ, किसके साथ, ग्रहवर्मन के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। अभी पूछता है ग्रहवर्मन को कौन मार दिया, देवगुप्त, कहाँ के शासक था, मालवा के। यानी कि जब राजश्री का विवाह हुआ ग्रहवर्मन से तो देवगुप्त ने उसके पति को मार दिया, उसके पति को मार दिया। कौन मार दिया, देवगुप्त। अब देखो क्या होगा, ये बात उसका भैया देख रहा था, ठीक है, उसका बड़का भाई, ठीक है। तो अब क्या कहता है, देवगुप्त को उसका बड़ा भाई मार देगा, ठीक है। कहता राजश्री को बंदी बना लिया था, राजश्री को बंदी बना लिया, कौन, देवगुप्त। कहता है राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, उसका बड़ा भाई था, देखा जैसे करना तो छोड़ेगा, तो उसको पटक दिया, ठीक है। तो राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, परंतु देवगुप्त के वो मित्र था जिसका नाम था गौर नरेश शशांक ने धोखे में आकर धोखा देकर राजवर्धन को मार दिया, ठीक है, राजवर्धन को मार दिया। तो राजवर्धन मर गया तो पर छोटका भाई है ना जी, हर्षवर्धन। अब देखिए क्या करता है वो, कहता शशांक शैव धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष यानी बोध गया वाला को कटवा दिया। कि शशांक तक क्या था, शैव धर्म को मानता था, यानी शिव भगवान को, यानी नैनार वाला को, ठीक है। अब बोधि वृक्ष था जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, वो वृक्ष को कटवा दिया नीचे से जड़ से, ठीक है, कि अब पेड़े नहीं हुएगा, ठीक है। वो कहला गुस्सा में आ गया कि हमारे दोस्त को मरवा दिया, ठीक है, कि तुमको ऐसे सजा देंगे, ठीक है। पेड़े कटवा दिया, अब वो पेड़े नहीं रहेगा, ठीक है। तो पेड़ नहीं रहेगा तो बुद्ध भगवान को पूजा नहीं ना करेगा, बहुत वो नीचे से सोच करके पेड़े कटवा दिया। तो प्रश्न पूछता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था, शशांक ने। शशांक कहाँ था, कितना, गौर नरेश। शशांक कौन धर्म मानता था, शैव धर्म, ठीक है। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन उसका छोटका भाई था, हाँ, हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, ठीक है। यही थानेश्वर है जो अब राजधानी पढ़े है ना, हाँ, तो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, ठीक है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि शिलादित्य के नाम से कौन जाना जाता है, हर्ष। वही हर्ष को बोलते हैं हर्षवर्धन, क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन। एक समय में आएगा फाहियान, कौन आएगा, फाहियान, कहाँ के आएगा, चीन के। क्यों आएगा, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, ठीक है। परीक्षा का प्रश्न है, यहाँ से ध्यान रखिए, ठीक है। तो हर्ष को क्या कहते हैं, शिलादित्य क्या कहते हैं, शिलादित्य। तो हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने
परम भट्टारक नरेश की उपाधि ली। जब राजा बना तो एक उपाधि ले लिया, क्या लिया? परम भट्टारक। ठीक है। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया, यानी कि ओकर भाई के मारा था तब क्या किया, पटक दिया ओकरा। ठीक है, शशांक के पटक दिया, ओकर राज छीन लिया। क्या कर लिया? आई 16 साल के था। कै साल के? हाँ 16 साल के था। तो हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया। तो आप पूछता है यहाँ से शशांक को किसने पराजित किया? हर्ष ने। तो अब हर्ष की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कन्नौज। कहाँ हो जाएगा? हाँ, यानी हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया, उसका राज छीन लिया, कन्नौज अधिकार कर लिया, अपना राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? तो अब पूछेगा आपको पुष्यभूति वंश की दूसरी राजधानी कहाँ है? प्रथम राजधानी थानेश्वर, याद है ना? याद रखिए। ठीक है। कहता हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच ना युद्ध हुआ नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। अब एक तरफ हर्ष है, एक तरफ पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है। अब यहाँ पे बेचारा हर्ष हार जाएगा। ठीक है। अब देखो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें ना हर्ष पराजय हुआ। क्या हुआ? हर्ष पराजय हुआ। तो आपको पूछेगा हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ हुआ था? यही नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रहेगा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ, कौन नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। कौन हार गया? हर्ष हार गया। ठीक है। अब कहता है चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। यहाँ से प्रश्न बन गया, बीपीएससी, स्टेट, बिहार पुलिस, दरोगा, सब में क्वेश्चन आयल है। जहां भी दिखेगा क्वेश्चन आयल है, ये वाला क्वेश्चन आयल है। ठीक है। हेनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के दरबार में आया। कहां से आया था? चीन से आया था। क्यों आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया। याद रहेगा ना? अब देखिए हेनसांग क्या कहते हैं? हेनसांग को कहते हैं यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि। ये सब उसका ना टाइटल है, मतलब इतना नाम से उसको संबोधित किया जाता है, उपाधि कर दे। ठीक है। परीक्षा में कोई आपको पूछे ध्यान रखिए, हर्षवर्धन हेनसांग को क्या कहेंगे? राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि। थोड़ा जोर से बोलिएगा तब ना सुनेंगे, बोलवे नहीं करते हैं। ठीक है। वह नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ न संग्रह करने के उद्देश्य से आया था, यानी कि नालंदा में बौद्ध धर्म के महायान के पढ़ाई होता था, उसको पढ़ने आया था। यहाँ से जो भी बौद्ध के ज्ञान होता ना वो लेकर के चला जाता। समझ में आया? कहता हर्ष 441 ईस्वी में हर्ष 441 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजा तथा 400 सुने हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजा तथा 643 ईस्वी से एवं 645 के बीच दो दूत भारत आए। दो चीनी दूत भारत आए, उसके दरबार में आए, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। एक को तो जान गए आप, फाइयान, एक जान गए ना, और दूसरा भी आएगा। ठीक है। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के ना एक दंत बलपूर्वक प्राप्त किया था, यानी कश्मीर के राजा थे ना, वो ना बुद्ध भगवान के ना दांत रखे होते दांत। ठीक है। आई ना लड़के उससे छीन लिया। ठीक है, हर्षवर्धन। ठीक है। फिर सुनिए, हर्ष ने कश्मीर के एक शासक से बुद्ध के ना दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था, यानी बुद्ध भगवान मर गए थे, उनका दांत था ना कश्मीर के राजा रखा हुआ था। ठीक है। और उसे लड़ कर ले लिया। ठीक है, समझ गए? तो ये पूछता है कि हर्ष ने बुद्ध का एक दांत कहाँ के राजा से प्राप्त किया था? कश्मीर के राजा से। कहां से? कश्मीर के राजा से। खाओ को नहीं आया, जोर से बोलिएगा तब ना आ जाएगा, तब नहीं याद रहेगा। कथा हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य को ना उपासना करते थे, यानी पूजा करते थे। ठीक है। यानी हर्ष जो है ना, हर्ष शिव धर्म को भी मानता है और सूर्य भगवान को भी मानता है। ठीक है। कहता है प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव की ना परम भक्त था। ठीक है। लेकिन चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद ना वो बौद्ध धर्म का महायान शाखा को ना मानने लगा, यानी कि जब चीनी यात्री आया ना, कौन आया? हेनसांग। तो वो उसको क्या कह दिया? उसको ना बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दिया, बौद्ध धर्म के शिक्षा दे दिया। तो वो बौद्ध धर्म को मानने लगा, बौद्ध धर्म को मानने लगा। बौद्ध धर्म को ना महायान को, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को। ठीक है। अपने राज का ना राष्ट्र प्रदान कर दिया और वो बौद्ध बन गया। ठीक है। तो हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान धर्म की ना शिक्षा का ना प्रमुख केंद्र था। वही नालंदा है जिसको बसाया था कुमारगुप्त। याद है ना? कुमारगुप्त वाला याद है ना? वही नालंदा है। ठीक है। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति पांचवें वर्ष न समारोह का आयोजित किया जाता था, जिसमें ना महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है और आपसे भी बनेगा। ठीक है। पूछेगा हर्ष के समय में एक समारोह का आयोजन कहाँ होता था? प्रयाग में। और यहाँ से पूछेगा कि स्वयं हेनसांग ने किस समारोह में सम्मिलित हुआ था? तो छठे समारोह में। ठीक है। यहाँ पे ना गरीबों को ना दान दिया जाता था। ठीक है। जैसे अभी प्रयागराज लग रहा है ना, उसी यहाँ पे ना हर्षवर्धन के समय ना प्रयागराज में एक मेला लगता था बहुत बड़ा। ठीक है। और उसमें जनता को दान दिया जाता था। उसमें खुद हेनसांग ना छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कहता है बाणभट्ट, एक व्यक्ति का नाम है, कवि का नाम है, लेखक है। ठीक है। बाणभट्ट
ये लिखे हर्ष, क्या लिखे? हर्ष के समय दरबारी कवि थे, हर्ष के दरबारी कवि थे। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्ष यानी हर्षवर्धन। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने किताब लिखा हर्षचरित। क्या लिखा? तो ये भी प्रश्न पूछता है हर्षचरित का लेखक कौन है? और साथ साथ कादम्बरी, साथ साथ कादम्बरी यानी हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किए थे बाणभट्ट। ये बाणभट्ट भरूची के शिष्य है, वही भरूची जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, वही भरूची है। ठीक है, और ये बाणभट्ट के गुरु है, बाणभट्ट के गुरु है। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना न हर्ष ने की है। हर्ष माने हर्षवर्धन। ठीक है, कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष पुरस्कार लेकर उसके नामों से ये तीनों नाटक लिख दिया था। ठीक है, कहने का मतलब कि एक व्यक्ति नाम है धावक। ठीक है, बहुत बड़ा लेखक है, इसके बारे में हम तुमको पढ़ाएंगे, चाहे पढ़ाए होंगे। ठीक है, कहता है कि हर्ष के समय में दरबार में जब आए थे ना, तो देखे थे कि किताब लिख रहा है, तो हर्ष से इनाम ले लिए, पैसा लिख दिए कि हर्ष लिखा है। ठीक है, नीचे उसका नाम लिख दिए, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। ठीक है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था। परीक्षा में ये भी आ चुका है कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? चेन लगा लिए। लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। ठीक है, कहता हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज और अथवा महासामंत कहे जाते थे, यानी कि उसके अंदर जो राज था ना, राज छोटा छोटा, वहां को कहते हैं महाराज अथवा महासामंत। हर्ष के मंत्रिपरिषद के लिए मंत्री को सचिव या अमात्य कहते थे, मतलब उसका मंत्री परिषद था ना, उसका हेड होता था सचिव या अमात्य। प्रशासन की सुविधा के लिए ना हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। अब प्रत्येक भुक्ति का ना शासक राजस्थानीय या उपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाते थे। ठीक है, आगे आपका भुक्ति का विभाजन जिलों में होता था। भुक्ति से नीचे हो गया जिला। ठीक है, जिले की संज्ञा थी विषय और जिसका प्रधान विषयपति होता था, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई छोटे छोटे तहसील, तहसील करने का मतलब होता है थाना, छोटे छोटे तहसील यानी तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको चेन लगाइए, परीक्षा में पूछता है। ठीक है, हर्षवर्धन के समय शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम प्रशासन का ना प्रधान ग्रामा छपटली कहलाता था। ठीक है, और उधर आपको ग्रामीण पर है ना मुखिया, वही वाला अभी कहेंगे ग्रामक छपटलिका। कहता पुलिस कर्मचारियों को ना चाट और भाट कहते थे और दंडपासिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के ना अधिकारी होते थे, मतलब बड़े अधिकारी। ठीक है, कहता है अश्व सेना के ना अधिकारी को ना बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारी को ना बलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। ठीक है, कहता हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में ना तुला यंत्र, यानी कि जो किताब लिखा ना हर्षचरित को लिखा है बाणभट्ट, उसमें ना बताया गया है कि इसके समय जो खेत में जो पटाने का साधन जिसको सिंचाई कहते हैं ना, उसमें तुला यंत्र इस्तेमाल, तुला यंत्र माने जल पंप, तुला यंत्र जल पंप, यानी खेत में जो सिंचाई होता था ना उसके लिए तुला यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। समझ गया? ये बात कहाँ लिखा गया है? हर्षचरित में जो बाणभट्ट लिखा है। ठीक है, तो हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्र का निर्माण करना प्रसिद्ध केंद्र था, यानी मथुरा में सूती वस्त्र बनता था। ठीक है, हर्ष के समय में। ठीक है, हर्षचरित में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा कि लोकपाल शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ है? हर्षचरित में। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट आपको देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें छोटे छोटे राजवंश है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे डिटेल्स। ठीक है।